जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स है पाकिस्तान में, दाखिली रास्ते हैं हमारे, उसमें कौन है, तमाम एजेंसियों की डिप्लॉयमेंट आपको प्रैक्टिकली नजर आएगी। 7 एजेंसियां इनको इनकी वो स्कैनिंग करती हैं, इनकी स्क्रीनिंग करती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस धंधे में बराह रास्त सब मुलविस हैं। उनकी जो डेली ट्रांजैक्शन है कैश की सूरत में, वो पता नहीं शेयर कहां कहां जाता है, कि जिसके लिए डीजी साहब को इतनी मायूसी से और इतनी लाचारगी से ये कहना पड़ता है कि ये तमाम दाखिली रास्तों पर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, आइटम्स, मंशात और खुद दूसरी चीजें, बड़ी ईरानी डीजल, पेट्रोल, सब इधर आते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। तो इनके पास मुख्तलिफ 7 एजेंसियां हैं, 6 एजेंसियां हैं, पुलिस से सब हैं, इनके पास अपने अपने लोग रखे हुए हैं जो नीचे माहौल बनाते हैं। डीजीआईएसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उनके हौसले और बुलंद हो गए, लेकिन जब डीजी साहब ने खुद बताया कि यहाँ से ये चीजें आ रही हैं, तो उनका तो दिल और जिगर और बढ़ गया। लेकिन ये सब इदारे, 7 एजेंसियां और इदारे, सूबा इदारे, फेडरल इदारे, स्पाई क्वार्टर्स साथ नहीं चाहते कि इसको प्रिवेंट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। मेरे साथ पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट मुश्ताक सर्की साहब मौजूद हैं। तकरीबन 24-25 साल हो गए इन्हें पाकिस्तान में साफत करते हुए। 44 मुकदमात इनके ऊपर हो चुके हैं और हालिया चंद दिन पहले इन्हें पाकिस्तान से बाहर जाने से रोक दिया गया है। क्यों रोका गया ये आपको पता चल जाएगा। मुश्ताक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सौरभ। मुश्ताक साहब, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आप, इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, आपको भी पाकिस्तान से बाहर जाने से रोका गया? हाँ जी, बिल्कुल, मुझे मेरी टिकट पे जाने नहीं दिया गया और ये कहा गया कि यूर नेम इज इन द फोर्थ शेड्यूल। और फोर्थ शेड्यूल वो है कि जिसमें आप एंटी स्टेट एलिमेंट्स को रखते हैं और जिसको चाहें। और एक आपने सुना होगा ईसीएल, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। और 9 मई के बाद, यानी तक में 2-2.5 साल से जो प्रैक्टिस चल रही है, दीगर जो सूबाई हुकूमतें, उन्होंने एक पैरेलल लिस्ट भी बनाई इमिग्रेशन पर जब आप जाएंगे, कि पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, पीसीएल में जिसको चाहे रातों रात डाल दें। तो आई शॉक्ड कि मुझे वहां बताया गया कि आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। कि मैंने कहा भाई, हम अगर इतने बुरे हैं, एंटी स्टेट है, तो हमें अपने पैसों पे जाने दें, मुल्क में अमन अमान कायम रहेगा। तो मुझे रोक लिया, फैमिली को जाने दिया। सो इट हैपेंस ऑलवेज विद मी, ही हु स्पीक्स, ही हु एक्सपोजेस द करप्शन एंड द सो कॉल्ड सिस्टम इन सिंध। मुश्ताक साहब, हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप जैसा एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट, उसके लिए और ज्यादा मुश्किल है इन हालात में। इससे पहले आपने कभी ऐसी सूरत बनती हुई देखी है पाकिस्तान में, इतना ज्यादा खौफ? देखिए, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि गुज़श्ता 2-4 साल में जो हमारे पास प्रैक्टिसेस शुरू हो चुकी हैं, इसमें न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया ने हमें मज़ा का खेज एक मुल्क समझा हुआ है, कि जहां पर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बिलीवर तो शो करते हैं दुनिया को कि हम इज़हार आज़ादी पर यकीन रखने वाले हैं। फिर आप फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं दुनिया भर में, जब आप ब्रसेल्स जाते हैं, जनेवा जाते हैं, और जब आप हर 3 माह में ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो वहां आप जबरदस्त फाइल्स ले जाके दें, भाई हमारे पास तो फ्रीडम है हर चीज का। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं या कंप्लाइंस की बात करते हैं, तो आजकल तो एक पोस्ट पे या कमेंट पे भी आपको जबरदस्त टफ टाइम दिया जाता है। तो ये हालात है मुल्क के, और जितना आप इसको प्रेस कर रहे हैं, आप देखें कि हमारे जो वो स्पाई क्वार्टर्स हैं जिनके पास तमाम तरह टेक्नोलॉजी और अख्तियारात हैं, वो भी इनडायरेक्टली गिव अप कर चुके हैं कि भाई सोशल मीडिया अनगाइडेड है, जिसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते। और इस पे जो इन्फ्लक्स है या जो फ्लड है या जो अनगाइडेड एक अप्रोच है यहाँ पर, कि हर इंडिविजुअल को कंट्रोल करना, मेरे ख्याल में उन क्वार्टर्स के भी हाथ में नहीं रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया अब नहीं कंट्रोल होगा। चलें उस पर बातचीत करते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी ये बताएं, कल एक डीजीआईएसपीआर साहब, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स में गुफ्तगू की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट कैसा महसूस हुआ? व्हाट्स योर एनालिसिस ऑन द प्रेस कॉन्फ्रेंस एज अ होल? देखें, आई हैव मच रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर द पाक आर्मी ऑलवेज। डीजी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके सामने थी, चौधरी साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके ये कहिए कि जो उन्होंने जबरदस्त किस्म से फैसिलिटेशन की है उन इदारों के लिए, प्रोविंस गवर्नमेंट के लिए, कि भाई ये जो सिमगलिंग का इशू है या मंशियात का इशू है या जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की बात की गई और ड्रग्स की बात की गई, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की गई, उसमें तो डीजी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो हमें वाजे तौर पर ये पैगाम दे रही थी कि आर्मी वांट्स समथिंग एक्सक्लूसिव एक्शन अगेंस्ट देम।
बट वो डिपेंड करते हैं कि आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मूड क्या है, आपके इदारों का मूड क्या है। यानी एक डीजी जिसका ये डोमेन है कि आपने टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है, आपने टेररिज्म को प्रिवेंट करना है, तो वो इतनी बड़ी मजबूत प्लेटफॉर्म का बंदा इस तरह का है कि भाई केपी में 13 एटीसी के कोर्ट्स हैं और बलूचिस्तान में 9 एटीसी के कोर्ट्स हैं। आप कन्विक्शन रेट बताते हैं जिसमें मायूसी का इजहार अज खुद वो कर रहे थे कि जो हम चाहते हैं, हमसे मुराद जो वो आर्म फोर्सेस चाहते हैं या जो एपेक्स कमेटी चाहती है या जो दीगर इनके जॉइंट वेंचर्स में जो भी मीटिंग्स होती हैं, और खासतौर पे जो ताजा ये मुहिम इन्होंने शुरू की हुई है कि भाई टेररिस्ट को किस तरह या डिजिटल टेररिज्म को किस तरह प्रिवेंट करना है और फेस करना है, तो उस पे हमने ये देखा कि डीजी साहब ने तो फुल चाहा है कि भाई हमारे जो टारगेट टास्क है वो अचीव हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूबाई हुकूमतें या हमारे जो इदारे जो एक दक्यानुसी सोच में अंडर इन्फ्लुएंस रह चुके हैं और उनको नहीं करना काम, वो नॉर्मलाइज है। मुल्क में हंगामी सूरत हाल आपको दिखाई देती है सोहराब भाई, लेकिन हमें जो सूबाई सतह पर जो एक्शंस और संजीदगी दिखाई देनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। और इसकी अक्कासी खुद डीजी आईएसपीआर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो खुद कहते हैं कि हम ये चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा। यानी पैरेलल ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज एज अ प्रेशर ग्रुप खड़ी हो जाती हैं। फिर आपका जो सोशल मीडिया है जिसको आपने डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करके एक नई दहशतगर्दी की वो टर्मिनोलॉजी से मंसूब कर दिया भाई डिजिटल टेररिज्म। यानी इस तरह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, आपको दुनिया देखती है, आप दुनिया को पैगाम देते हैं कि कम व्हाट में वी हैव टू फेस ऑल द चैलेंजेस फ्रॉम एवरीवेयर एवरी कॉर्नर। तो इस तरह की जो हमें जो लगता है कि जो कोऑपरेटिव होना चाहिए सूबाई हुकूमतों को या इदारों को, क्योंकि आर्मी इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज हम देखते हैं कि वो कुछ भी करते हैं तो हम वीगो डाला बोल के उनको और ज्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसलिए वो बैक फुट पे चले गए और फ्रंट फुट पे आपकी पॉलिटिकल एलीट कोर जो है वो आ गई है मुख्तलिफ सूबों में। आपका सदर कौन आया है, आपके वजीर आजम कौन है, एक ज्वाइंट पीडीएम का जो तसलसल है माइनस फजल रहमान वो हुकूमत कायम कर चुके हैं। तो इसमें चैलेंजेस हैं हमारे स्पाई क्वार्टर्स के लिए, हमारे आर्म फोर्सेस के लिए, लेकिन they want to do something exclusive which not yet be done। नहीं, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। आईएसपीआर साहब ने कहा कि नॉन कस्टम गाड़ियां आ जाती हैं, आईएसपीआर साहब ने कहा तेल स्मगल होता है। मुझे ये बताएं कि बॉर्डर से तेल स्मगल, गाड़ियां स्मगल, ये कैसे होता है और क्या इसके अंदर इदारों के लोग शामिल होते हैं, क्या इसके अंदर बाकायदा फैसिलिटेट किया जाता है? इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेट मी क्लियरली टेल यू कि मैं नहीं कहता, आपका फार्मर एफबीआर चेयरमैन को था शब्बर जैदी, उसने ही कोटेड सम कोर कमांडर के ही वांटेड टू डू समथिंग फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग। तो उसको बुला के कहा कि आप इस सब्जेक्ट को टच ना करें। मतलब आप उस नेक्सस को देखें किस लेवल पर कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। जो भी इसमें काले धंधे में बराह रास्त या बिला वास्ता वो इसमें इन्वॉल्व है। इसकी करप्शन की बात आपने सुनी कि कल चौधरी साहब ने कहा कि अरबों रुपए की पर डे ट्रांजैक्शन है, इलीगल ट्रांजैक्शन है। आपका जो काला धन है वो इलीगली उसकी ट्रांजैक्शन होती है कैश की सूरत में, यानी फिर वो पैसा आपका चला जाता है डॉलर्स की सूरत में बाहर। और इतनी चीजें क्रिस्टल क्लीन बताने के बावजूद सवाल बनता है पाकिस्तानी कौम का कि हु इज बिहाइंड, कि इसके पीछे है कौन कि आप इतने बड़े फोरम पर खड़े होकर हर चीज बता रहे हैं, हर चीज को एक्सपोज कर रहे हैं और अपने होमवर्क को भी आप डिस्कस कर रहे हैं। आप उन मीटिंग्स के मिनट्स को पब्लिक कर रहे हैं कि जो इंडोर होती हैं और इन कैमरा सेशन में होती हैं। आपने इतनी चीजें सामने रख दी और उसके बाद सवाल बनता है पाकिस्तानी कौम का कि भाई फिर आपसे ज्यादा ताकतवर क्वार्टर्स कौन से कि जो इनकी रोकथाम को मुमकिन बनाएंगे। अब मैं बता रहा हूं कि ये जितने भी अब आप बलोचिस्तान हुकूमत को ले लें, एक एक सरदार कोई बताए जो इस धंधे में बराह रास्त इन्वॉल्व ना हो, एक कोई सरदार बताए जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ना हो, एक कोई सरदार या पॉलिटिकल लीडर या पार्टी का कोई एमएन एमपी सेनेटर बताए कि जो इस धंधे में हाथ ना धोता हो। यानी सबका ड्यू शेयर है। अब बताएं कि बलोचिस्तान में एक तरफ आपका एंटी स्टेट एलिमेंट है जिसको आप फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये रिस्क लेने के मूड में ही नजर नहीं आते कि भाई अब इनको भी छेड़ेंगे तो ये सारे सरदार भी उनके साथ नेक्सस जोड़ के इकट्ठे होके हमारे खिलाफ चैलेंज बन जाएंगे। तो वहां थोड़ी बहुत लीनियंसी है और वो मरकज है, बलोचिस्तान मरकज है इस पूरे काले धंधे का। ये जो
DGISPR साहब ने डिस्कस किया, मरकज वो है, वो वहां से सारी चीजें आपकी सप्लाई होती टुवर्ड्स पाकिस्तान के डिफरेंट सूबों में और शहरों में, कि उसको आप हब को कैसे कंट्रोल करेंगे, जो कंट्रोल होना नामुमकिन है। आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल सब कुछ बताया कि भाई ये बॉर्डर्स है, इसको सील होना चाहिए, क्यों नहीं होते। आपने KPK की बात की, क्योंकि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स है पाकिस्तान में, दाखिली रास्ते हैं हमारे, उसमें कौन है, तमाम एजेंसियों की डिप्लॉयमेंट आपको प्रैक्टिकली नजर आएगी। आप और मैं जैसे शरीफ लोग हैं, हम अपनी रियल गाड़ी में भी आएंगे, डॉक्यूमेंटेड गाड़ी होगी, रजिस्टर्ड होगी, डबल केबिन होगी, प्राडो होगी, लेक्सस होगी, V8 होगी, कोई भी लग्जरी गाड़ी आप लेकर आए फैमिली के साथ, आपको 7 एजेंसियां बॉर्डर पर चेक करती हैं, 7 एजेंसियां, और आपको वेटिंग में रखते हैं 3-3 घंटे अंटिल वो वेरीफाई कर लें चीजें। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कोचें, इनसे कोई पूछता नहीं है कि भाई बगैर सवारी के आखिर ये खाली सैकड़ों कोचेस, अब मैं किन किन का नाम लूं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वहां पे कोयटा से कराची, लाहौर, इनसे पूछें, CCTV निकालें, टूल प्लाजा की CCTV निकालें कि भाई ये खाली कोचेस क्यों आती जाती हैं, क्योंकि उसमें सब ये सिमगलिंग का सामान और नॉन कस्टम पेड स्टफ होता है उसमें, और कोई नहीं पूछता। 7 एजेंसियां इनको इनकी वो स्कैनिंग करती हैं, इनकी स्क्रीनिंग करती हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस धंधे में बराह रास्त सब मुलविस हैं। कोई किसी के ऊपर ब्लेम करता है, कोई किसी पे ऊपर। मैंने पुलिस वालों से बात की कि भाई आप तो भला कराची में रोके इन चीजों को, बोलते भाई हम रोकते। एक ताजा मिसाल में ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ, आई आल्सो शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द कस्टम हाई अप्स इन कराची। तो एक गडाफ में एक अकवा गाड़ी पकड़ी गई, किसी दोस्त ने कहा कि ये गाड़ी छुड़ानी है, नाजायज पकड़ी है। मैंने कोई फोन किया SHO को, भाई ये गाड़ी छोड़े, उसने कहा नहीं सर ये गाड़ी नहीं छोड़ सकता मैं, इसमें छालिया थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, छालिया वाले इसको सीज करें, बाकी गाड़ी तो हमारे दोस्त की यार वो रेंट पर थी, वो बेचारा उसको मालूम ही नहीं था। उसने कहा मैं गाड़ी नहीं छोड़ सकता, कस्टम टेकन अवे। तो गाड़ी और छालिया कस्टमर ले गए, पुलिस ने रोजनामचे में एंट्री कर दी। बाद में मुझे उसी दोस्त ने मुंह चढ़ा के बोला कि भाई आपने तो सोच चलाई, नहीं छुड़ा सके, मैं 2 लाख रुपए कस्टम वालों को देकर गाड़ी और छालिया दोनों लेकर, उसने सबूत दिखाए। तो मैंने ये हाई अप से बात शेयर की, तो उसने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा सिस्टम, इंटायर सिस्टम इज करप्ट। तो आपको मैं ये छोटी मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह उनकी जो डेली ट्रांजेक्शन है कैश की सूरत में, वो पता नहीं शेयर कहां कहां जाता है, कि जिसके लिए DG साहब को इतनी मायूसी से और इतनी लाचारगी से ये कहना पड़ता है कि ये तमाम दाखिली रास्तों पर ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, आइटम्स, मंशात और खुद दूसरी चीजें, बड़ी ईरानी डीजल, पेट्रोल, सब इधर आते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। इनसे सवाल किया जाए कि आखिर रुकावटें और मजबूरियां कौन सी हैं, पब्लिक की जाए। आप चलें, वो तो पब्लिक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आप जाहिर है आपने 25-26 साल लगा लिए हैं, आपके सर के बाल इसी सफर में गुजरे हैं। ये बता दें कि आप जिस तरह आप बता रहे हैं कि 7 एजेंसियां रास्ते में स्कैनिंग करती हैं, उनके पास कैमरे मौजूद हैं, तो उसके बाद फिर ये कैसे आता है? फिर इसका मतलब ये कि एजेंसीज का भी शेयर। देखिए हर एजेंसी का एक अल्लाह देता होता है, जिसको हम आम लोगत में बीटर कहते हैं। बीटर ही हु कलेक्ट्स मनी, इलीगल मनी फॉर हिज डिपार्टमेंट और यूनिट। तो इनके पास मुख्तलिफ 7 एजेंसियां हैं, 6 एजेंसियां हैं, पुलिस से सब हैं। इनके पास अपने अपने लोग रखे हुए हैं जो नीचे माहौल बनाते हैं। बोलते सर जी तुसी अगर इनू रोकना है तो पुलिस ने तो छड़ देना है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मसला है तो फिर कस्टमर नाल में बड़ी चंगी सेटिंग है, वो भी छड़ देंगे। तो इस तरह वो माइंड मेकिंग करते हैं। जो कोई ईमानदार ऑफिसर आ जाए या कोई खड़ूस ऑफिसर आ जाए या जो सो कॉल्ड जो असूलों पर पाबंद और सख्त ऑफिसर आ जाए, तो उसको चलने नहीं देते, या तो उसको हटवा देते हैं, या तो उसको इतना उसकी काउंसलिंग करते हैं या मोटिवेट करते हैं कि वो बेचारा तैयार हो जाता है कि यार 6 एजेंसियां छोड़ी हैं, अगर मैंने रोके कौन सा क्या कर लेना है, तो चलो लेट इट गो। तो इस तरह ये मार्केटिंग भी होती है, इनका नेक्सस भी है, बंगले भी लिए हैं इन्होंने, लग्जरी गाड़ियां भी ली हैं, इवन USA UK के फैमिली ट्रिप्स भी लेते हैं स्पॉन्सरशिप पे। ये जो नामर ग्रुप से नेक्सस है, जिनका जो बड़े बड़े नाम है सिमिलर, अब तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट यानी मार्केटिंग सोशल मीडिया टूल्स पे किया। आप उनकी टिकटॉक देखें, वो प्राउडली बोलते हैं वी आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, इलीगल बिजनेस में। वो गनमैन लेके, बड़ी बड़ी मोटरकेड लेकर, आप देखें उनको कोई इंट्रोगेट नहीं करता। रोकना तो बड़ी बात है, आप और मैं थोड़ा सच बोलते हैं, तक हमें एक ATC का पर्चा दे देते हैं, फिर हमें जज साहिबान वो देख के हमारी नियतों को हमें वो रिलीफ दे देते हैं। लेकिन ये तो अपनी तरफ से फुल कोशिश करते हैं। आई जस्ट स्पोक कपल डेज बैक फॉर द पुलिस सिस्टम है, जो कीमती थाने कराची में, बिलखुसूस जहाँ पर ये
ईरानी डीजल, पेट्रोल और नॉन कस्टम पेड गाड़ियां और ये छालिया वाला ये सब कुछ मंशा जो आती है, क्रिस्टल आइस और आशीष। तो मैंने जब इसकी बात की तो बजाय कि आईजी सिंध को इस पे नोटिस लेना चाहिए था, कोई कमेटी तश्कील देनी चाहिए थी, ग्राउंड पे जाके चेक करना चाहिए था। उसने उठा के एयरपोर्ट से मुझे उठा के जेल भेज दिया कि इसको पकड़ो, ये ज्यादा बोलता है क्योंकि ये काम खराब करता है। तो आप इस तरह का जब बिहेवियर रखेंगे सोहराब, तो फिर इस मुल्क में मेरे ख्याल में ना कोई बोलेगा ना कोई एक्सपोज करेगा। या तो आपने उनका पार्टनर बन जाना है, या तो आपने जेल में जाना है, या तो फिर आप मिसिंग पर्सन में हो जाएंगे, या तो फिर आपको किसी स्ट्रीट क्राइम के नाम पर ठोक दिया जाएगा। That's very sad. That's a very sad reality. But our spokesperson DG ISPR साहब, वो तो उन्होंने तो खासे सीरियस कंसर्न शो करवाए। और उसके बाद मैं देख रहा था उमर यूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा तकरीबन 500 अरब रुपए का पेट्रोल हमारे मुल्क के अंदर आता है। और उन्होंने कहा कि जनाब बॉर्डर के ऊपर जाकर कोई पटवारी नहीं खड़ा हो सकता कलम दवात लेकर। ये तो आपने बताना है कि हम कैसे रोकेंगे इसे। तो ISPR साहब को फिर व्हाट वुड यू एडवाइज हिम? आप क्या एडवाइस करेंगे? आप इनको छोड़ें, उमर अयूब साहब चलो जो बोलेंगे तो वो इट शुड बी कंसिडर द एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन। हम बोलते हैं भाई अपोजिशन लीडर है, वो चलो जो बोल रहा है, इल्जाम तराशी कर रहा है, नंबर ऑफ गेम कर रहा है, वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। आप रिसेंटली ये आपके वजीर आजम हमारे जो है शहबाज शरीफ साहब, ही चेयर्ड हाई लेवल मीटिंग रिगार्डिंग केपीटी, पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से। ही हिमसेल्फ क्लेम दैट 1200 अरब रुपए की महाना चोरी होती है पोर्ट पे, आपकी कस्टम की रिश्वत जो है 1200 अरब। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क का वजीर आजम ये रिवील करे, ये कन्फेस करे, ये खुद बोले वजीर आजम के भाई हमने चोरी को रोकना है, जदीद स्कैनर लगाने हमने, क्योंकि 1200 अरब की करप्शन होती है। तो आप मुझे बताएं कि इससे ज्यादा क्या होगा। आप उनसे पूछें, आपका सोर्स भी है, आपके पास अथॉरिटी भी है, आपके पास हर वो चीज है जो आप कर सकते अगर प्रिवेंट करना चाहें। चलो कुछ नहीं करते, लेकिन ये जो फुट प्रिंट है, ये जो आईआर निकलती है किसी भी ऑफिसर की, भाई ये इस काले धंधे में बराह रास्त ये मुलविस रहा है और ही टुक ब्राइब, ह्यूज ब्राइब जो लेते रहे, आप उनको तो इबरत का निशान बनाएं, आप उनको तो कन्विक्ट कराएं, आप उनको तो नेब में किसी और में फंसाएं। अब तो हर चीज आपके पास है। एफआईए को भी जब चाहे आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, नेब को भी जब चाहे आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करें, इवन दीगर जो इदारे हैं उनको भी आप जब चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि वो इतने रिटायरमेंट के बाद भी कई अफसरान 20-20 ग्रेड के कस्टम के अफसरान है, एफआईए के अफसरान है, दे आर आल्सो रूलिंग एलीट, वो अब भी अपना पूरा वो सिस्टम चलाते हैं क्योंकि दे नो वेल के हाउ टू मेक मनी बाय इलीगल मींस। तो इस तरह का तो निजाम है। जब आपका वजीर आजम रिवील करता है, जब आपका फार्मर एफबीआर चेयरमैन रिवील करता है, जब आपकी सिटिंग फौज का डीजी आईएसपीआर क्लेम करता है कि भाई ये चीजें हो रही हैं, वो रिवील कर रहे हैं कि ये हो रही हैं, भाई हो रही है, तो उसको रोकना किस तरह है? वो रोकने का कोई तरीका, कोई मैकेनिज्म कोई नहीं बताया जाता। और ये इंडायरेक्टली उनको और अथोराइज किया जाता है कि भाई आप जो कुछ कर रहे हैं, यानी डीजीआईएसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो उनके हौसले और बुलंद हो गए, क्योंकि वो समझते क्या हमारा जो काम है, हमने सोचा था पाक आर्मी को नहीं पता, लेकिन जब डीजी साहब ने खुद बताया कि यहाँ से ये चीजें आ रही हैं, तो उनका तो दिल और जिगर और बढ़ गया कि भाई आर्मी नोज ऑल अबाउट अस। तो आर्मी भी सब कुछ जानती है, लेकिन करने को कुछ नहीं, क्योंकि आर्मी तो आपको रिमाइंडर देती है, आर्मी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती है, आर्मी का अपना तरीकेकार फील्ड में खुद नहीं होगी विजिबल। तो इस तरह वो डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक डिस्प्लेजर साइन हमें जरूर देखने को मिला कि डीजी साहब ने डिस्प्लेजर शो किया जो सूबाई हुकूमतें बिलखुसूस केपीके की और बलूचिस्तान की, तो उनसे वो उन्होंने बराह रास्त ना सही लेकिन केपीके तो इनडायरेक्टली उन्होंने मायूसी का इजहार किया। केपीके में तो चले खान की हुकूमत है, लेकिन बलूचिस्तान में और खासतौर पे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर आर्मी खुद देख रही है। बलूचिस्तान में तो हुकूमत ही, आपको पता है वो भुट्टी साहब को कौन लेकर आया? ये तो और आप इस वक्त जो बैठे हैं देखें, सरफराज भुट्टी समेत जितने भी ट्राइबल चीफ बैठे वो कौन है? ये जरदारी की हुकूमत वहां पर बैसाखियों पर है और वहां का कबायली निजाम दूसरा है। मैं एक सिंपल मिसाल देता हूँ। जस्ट मंथ 2 महीने कबल एक ट्रैफिक कांस्टेबल को लेहड़ी कबाइल का एक नौजवान, जिसकी फेरोज लेहड़ी की ट्रांसपोर्टेशन भी है, वहां उनका एक टर्मिनल भी है, बड़े दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, बाअसर सरदार है लेडी ट्राइब के, उनके एक नौजवान ने किसी ट्रैफिक पुलिस वाले कांस्टेबल को चमाट दे मारा।
उसको जब थप्पड़ रसीद दिया तो वो किसी ने कैप्चर कर दिया, इट वेंट वायरल। तो गौरैया साहब जो डीआईजी थे वहां पर, he took very serious notice and his voice on WhatsApp group went viral and वो पब्लिक भी हुई उनकी वो जो टॉक थी अपने डिपार्टमेंट को और एसएसपीज को, कि कैसे मुमकिन है कि मेरे जवान को किसी ने चमाट मारी है और बेइज्जती की है। यानी मैं इस पे जीरो टॉलरेंस रखता हूँ और ही टुक वेरी सीरियस एक्शन। उसने 15-20 मोबाइलें भेजी टर्मिनल पे, उन्होंने 15-20 मोबाइलें भेजी उस लेडी के बंगले पर, ही सिटिंग एमपीए। तो जब एक डीआईजी ने अपना कांस्टेबल का रिवेंज लेने के लिए सरदार को टफ टाइम दिया तो सरदार ने जाके उससे माफी मांगी और वीडियो रिलीज हुई कि हम माफी मांगते। यानी एक डीआईजी चाहे सौरभ भाई तो वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये सब इदारे, 7 एजेंसियां और इदारे, सूबा इदारे, फेडरल इदारे, स्पाई क्वार्टर्स साथ नहीं चाहते कि इसको प्रिवेंट किया जाए। रास्ते भी 2-3 है हमारे पास, यानी हमारे पास स्कैनिंग का सिस्टम भी है, स्क्रीनिंग का भी सिस्टम है, इंस्टॉलेशन भी है, वहां स्कैनिंग भी है, इक्विपमेंट्स भी है, जदीद तरीके से आप दुनिया से मैच भी करते हैं आप अपने उस सर्च के अमल को। लेकिन उन्होंने भी उसका तोड़ निकाला है कि भाई 2-4 रास्ते एंट्री के ऐसे रखते हैं कि जिसपे स्कैनिंग काम नहीं करती, यानी वो चले जाते हैं, फिर नीचे कच्चे रास्ते बनाए हुए। तो किसने रोका है कि वो आप और मैं जानते हैं। यूट्यूब पे तमाम तर वीडियोस रखी है कि ये किस तरह ईरानी पेट्रोल ट्रांसपोर्ट होता है आपके दीगर शहरों में मुल्क के, वो सब वीडियोस रखी है, आप और मैं जानते हैं। लेकिन उन्होंने आंखों पे पट्टियां बांधी क्योंकि उन लोगों को अरबों रुपए डेली मिलते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इस इशू को भी नेशनल इंटरेस्ट में इंक्लूड किया जाए, उस एजेंडा में रखा जाए कि जिस तरह आप और मैं खुदा ना खास्ता लाशोरी तौर पे कोई ऐसी बात करते हैं तो ये अदालतों में हमें क्या पेश करते हैं कि भाई इसने मुल्क की मफाद के खिलाफ बात की है, नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ गया है बंदा, तो इसलिए हमने इसको एटीसी के चार्जेस दे दिए। तो इसी तरह नॉन कस्टम पेड डीजल, पेट्रोल, गाड़ियां, जितना मंशा जो भी है, सिमगलिंग में जो भी बराह रास्त सरदार, ट्राइबल चीफ या उनके नेक्सस के सरबराह जो सरगना है वो मुलविस है, उनको भी दहशतगर्दी के जमरे में लाया जाए, उनको भी ये काम करने पर नेशनल इंटरेस्ट को चैलेंज करने के मुतरादिफ कोई सेक्शन और कानून में तरमीम की जाए। मैं चैलेंज से कहता हूं कि महीने में मुल्क में ये तमाम तरह की रोकथाम अमली तौर पर मुमकिन बन सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।